जी कैफ 6 चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 10 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसके अंदर हमारे पास कोई 4-5 टॉपिक्स हैं। एक मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने कल कवर कर लिया था, एक रिग्रेशन कोरिलेशन, थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में लिया, आज इसको थोड़ा और देखेंगे। और उसके अलावा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में लिया। और इसके अलावा हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जी टेस्ट, टी टेस्ट और एक काई स्क्वायर। ठीक हो गया। तो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी हमने कंप्लीट कर लिया था, मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करना आपको। ठीक हो गया। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने कुछ बातें कर ली थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बातें कर ली थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने कोई शायद 2 क्वेश्चन कर लिए थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप लोग आए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने कोई 2 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 आपको दिया था मैंने। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जरा। क्वेश्चन 7, 8 तो हमने कर लिया था ना क्लास में। क्वेश्चन 9 देखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्वेश्चन 9 ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। In our research, it is found that workers on average sleep for 7.2 hours per night. Mean on average workers जो है वो 7.2 hours per night जो है वो सोते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मॉड कुछ भी है, एवरेज है। ठीक हो गया। With a standard deviation of 40 minutes, furthermore, the research determines that the amount of sleep is normally distributed. मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस मीन ये जो 7.2 था, ये क्या था, म्यू था, मीन था पॉपुलेशन का। और 40 मिनट्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक चीज आवर में है, एक चीज मिनट में है, या तो दोनों को आवर्स में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। रिक्वायरमेंट देखते हैं, वो हमें बता देगी कि हमें आवर्स में सब कुछ लेके जाना चाहिए, मिनट्स में लेके जाना चाहिए। So calculate the portion of workers who sleep for more than 8 hours. तो क्या करो, आवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्या कहला है। सो क्वेश्चन 7 है, 9 का पार्ट ए हम करने जा रहे हैं। तो उसमें हमें जो है वो उसने बताया जी म्यू कितना है हमारे पास 7.2 आवर्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास कितना है 40 मिनट्स। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0.6667 आवर्स। ठीक हो गया। अब उसने कहा क्या जी कि आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है ग्रेटर देन 8 आवर्स की, ग्रेटर देन 8 आवर्स की। क्या कहला है, तो क्या हमने कहा था इसको कि हमने P इंटू एक्स ग्रेटर देन 8 आवर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। और हमने कहा जी कि पी जी ग्रेटर देन 8x माइनस म्यू हमारा कितना है 7.2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा कितना है 0.667। तो देखिएगा क्या आ गया, पी जी ग्रेटर देन 1.194 देखिएगा यही है। जी यहाँ तक बात समझ आती है। अब क्या करना चाहिए हमें, 1.194 ग्रेटर देन है P या R, कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहिए। R कैलकुलेट करके बताएं ज़रा मुझे कैलकुलेटर से। कैसे कैलकुलेट किया था हमने प्रीवियस क्लास में, मॉड, उसके बाद स्टैट में नंबर 3, उसके बाद AC मीन स्टैट मॉड में आ गया कैलकुलेटर। अब शिफ्ट 1 और 5 क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बाद देखेगा R शायद 3 है, क्या कहला है। तो हमने क्या फाइंड करना है अब, R इंटू 1.194। तो क्या आंसर बनता है 0.116
0.116 ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या ख्याल है? अब नेक्स्ट गेम देखिएगा क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट इज एक्सीडेड बाय ओनली 25% ऑफ वर्कर्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप मीन पहले वो हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा था? जी कैलकुलेट करवा रहा था। अब उसने जी दे दिया आपको और आपसे एक्स कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। यही मतलब निकलता है। क्या ख्याल है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप। पहले वो अमाउंट आपको दे रहा था 8 आवर्स ग्रेटर, या एवरेज जो है वो कितना स्लीप है 7.2 मीन आपको पहले अमाउंट दे रहा था। अब उसने क्या कहा? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट इज एक्सीडेड बाय ओनली 25% ऑफ वर्कर्स। मीन अब आपने एक्स निकालना है अगर जी 25% हो तो। अब पहले हम जो कर रहे थे, जितना भी अब हम काम कर रहे थे, ये सारा था फॉरवर्ड वर्किंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके लिए हम क्या कर रहे थे? कैलकुलेटर यूज कर रहे थे। कैलकुलेटर की जगह पे टेबल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हमने कैलकुलेटर सीख लिया। क्या कहला? टेबल में जाके देखें टेबल कौन सा यूज करना है तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो हमने कैलकुलेटर पे सारा सीख लिया। अब आ गया रिवर्स वर्किंग। सो पार्ट बी जो है वो क्या है? रिवर्स वर्किंग। और रिवर्स वर्किंग के लिए हमें टेबल ही यूज करना पड़ेगा, उसके लिए कैलकुलेटर यूज नहीं हो सकता। ठीक है? फॉरवर्ड वर्किंग के लिए हम यूज कर रहे थे कैलकुलेटर, और रिवर्स वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा ये टेबल? हमारे पास आज के नोट्स में एक टेबल भी है, देखिएगा जरा। एक नहीं, 2-3 टेबल है आज के नोट्स में। देखिएगा 3 टेबल आपको दिए गए हैं। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल दिया गया, एक आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जी दिया गया। क्या दिया गया? टेबल जी दिया गया। क्या कहला? और तीसरे पेज पे कोई टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, अभी पता नहीं वो क्या होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? टेबल जी को यूज करेंगे। कौन सा टेबल यूज करेंगे? टेबल जी यूज करेंगे। अब देखिएगा है क्या हमारे पास, है क्या हमारे पास? वो कह रहा है जी कि क्या है, हमने फाइंड करनी है, क्या? एक्स फाइंड करना है। और हमें पता है कि z जो है वो इक्वल होता है किस चीज के? x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। ऐसे ही है। क्या ख्याल है? x तो पता नहीं हमें क्या है, ये हमारे पास 7.2 है, ये हमारे पास 0.6667 है। ठीक हो गया? लेकिन उसने हमें जो है वो एक वैल्यू बताई हुई है, कितनी? 25%। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट इज एक्सीडेड बाय ओनली 25% ऑफ वर्कर्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट इज एक्सीडेड बाय ओनली 25% ऑफ वर्कर्स। तो आपको क्या करना है? अब ये जो 25% है, इस पे जी टेबल में जाके एक वैल्यू फाइंड करनी है जी की। कैसे फाइंड होगी? अगर आप जी टेबल में आए तो 25% को 0.25 कहा जाता है। हाँ? इस टेबल के अंदर आपने आना है, और टेबल के अंदर काफी सारे आपको नंबर्स दिए गए हैं। उन नंबर्स में आपने देखना है कि 0.25 कहां पे आ रहा है। तो देखिएगा एक जगह पे 0.2517 आ रहा है, एक जगह पे 0.2549 आ रहा है। तो नियरेस्ट क्या है? 0.2517 या 49? 0.2517। टेबल के अंदर काफी सारी वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के अंदर जाके आप देखोगे, और जब देखना शुरू करोगे तो आपको सीक्वेंस से पता चल जाएगा कि 0.25 कहां पे आ रहा है। तो कहां पे आ रहा है? 0.2517 0.08 के कॉलम में आ रहा है, और इसके साथ रो को अगर हम आगे लेके चलें तो 0.6 आ रहा है। तो ये 0.6 रो और उधर से कॉलम क्या है? 0.08, इनको मिलाएं तो क्या बन जाता है? 0.68। 0.68। दिस मीन ये z यहां पे क्या है? 0.68।
ये बात समझ आती? अगर यहाँ पे 35% होता तो फिर हम क्या करते, टेबल में देखते 0.35 कहाँ पे आ रहा है और 0.35 कहाँ पे आ रहा है, 0.35 कहाँ पे आ रहा है, ढूंढो 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 ढूंढो, तो शायद 0.04 के कॉलम में आ रहा है और उसकी शायद बनती थी 1.04, क्या ख्याल है? तो 0.25 जो नियरेस्ट था उस पर हमारे पास क्या z की वैल्यू आई 0.68, मीन ये z टेबल है। हाँ नहीं, आपने ये टेबल के अंदर देखना है, 0.35 है तो देखना है 0.35 कहाँ पे वैल्यू आ रही है। इतनी सारी जो वैल्यूज दी गई हैं और जब देखना शुरू करोगे तो आपको विद इन अ मिनट आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे करके हो सकती है। क्यों, देखो तो पहले ऊपर जो है वो 0.00 से स्टार्ट हो रही हैं, नीचे जाओगे तो 0.494 की सीरीज चल रही है, बीच में चल के 3 की सीरीज चल रही है, 2 की सीरीज चल रही है, 1 की सीरीज चल रही है। तो उसमें आप देखोगे तो एक जगह पे आपको 0.2517 मिल गया और 0.25 के नियरेस्ट यही है। क्यों, 0.2549 वो बड़ी हो जाती है वैल्यू, और 0.2517 से नीचे 0.25 की और की वैल्यू है ही नहीं, क्या ख्याल है? तो वहां पे हमने देखा जी यहाँ पे रो क्या है 0.6, कॉलम क्या है 0.08, तो क्या बन गया 0.68, क्या ख्याल है? तो z क्या आ गया 0.68। तब यहां से हम क्या कर सकते हैं, x फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज x? व्हाट इज x? 7.65, ये हमारा आंसर है। क्या ख्याल है? मीन 25% ऑफ वर्कर्स ऐसे हैं जो 7.65 आवर्स आर मोर जो है वो स्लीप लेते हैं। अब समझ आती है? मीन पीछे क्वेश्चन 7, 8, 9 के पार्ट ए तक वो हमसे क्या करवा रहा था, फॉरवर्ड वर्किंग करवा रहा था, ग्रेटर देन, लेसर देन, बिटवीन वैल्यूज हमसे कैलकुलेट करवाई जा रहा था। तो उसके लिए हमने कैलकुलेटर पकड़ लिया। अगर ग्रेटर देन है तो हम आर फंक्शन अप्लाई करेंगे, लेसर देन है तो पी फंक्शन अप्लाई करेंगे, और अगर बिटवीन है तो क्यू फंक्शन अप्लाई करेंगे। और क्यू फंक्शन अप्लाई करते वक्त भी हमें देखना है कि अगर दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम सिंबल के साथ हैं तो फिर हम बीच में माइनस साइन यूज़ करेंगे। दोनों वैल्यूज़ के अगर सिंबल्स डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बीच में हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे उसने क्या किया, हमें z उसने दे दिया और x उसने फाइंड करवा लिया। तो z टेबल में से जाके हम फाइंड करेंगे कितने परसेंट है। क्या ख्याल है, क्वेश्चन के अंदर गिवन कितने परसेंट है? 25% है, 25.32% है, 25.79% है, नहीं 16.91% है। तो वो देखेंगे 16.91, तो 0.691 कहाँ पे करके आता है? यहाँ पे हमने क्या देख लिया, 0.25 कहाँ पे करके आता है, तो उसकी रो ली, साथ कॉलम लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 0.68, तो वो हमारे पास क्या आ गया z। जी कौन से टेबल से हमने देखा है? z टेबल से देखा है, ये z टेबल से देखा है। ये टेबल एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन देंगे तो आपको टेबल पेपर में दिए जाएंगे। हाँ, खुद से नहीं, ये टेबल के बिना, रिवर्स वर्किंग टेबल के बिना नहीं हो सकती। रिवर्स वर्किंग टेबल के बिना नहीं हो सकती। फॉरवर्ड वर्किंग तो आप टेबल के बिना कर सकते हो, PQR हमने सीख लिया कैलकुलेटर से, लेकिन रिवर्स वर्किंग टेबल के बिना नहीं हो सकती। ठीक हो गया? फॉरवर्ड वर्किंग भी टेबल के थ्रू होती है, लेकिन वो टेबल के पंगे में पढ़ना ही नहीं है हमारे पास। जब कैलकुलेटर पे PQR निकल सकता है तो हमें टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वो भी टेबल से हो सकती है। ठीक हो गया? लेकिन रिवर्स वर्किंग टेबल के बिना नहीं हो सकती, कैलकुलेटर पे नहीं हो सकती। जी चलें आगे। सर यहाँ तक हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गई, बस इतनी सी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतनी सी थी। आगे चलते हैं, अपने रिग्रेशन का जो एरिया था उसको थोड़ा और आज डिटेल में देखते हैं। रिग्रेशन के एरिया को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सो रिग्रेशन में हमने क्या कहा जी, कि हम क्या देख रहे होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से। मीन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना डिपेंड कर रहा है, या दो वेरिएबल
का आपस में रिलेशनशिप हमने देखना है। क्या ख्याल है कि एक के चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज आता है? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट के चेंज होने से डिपेंडेंट में कितना चेंज आता है, तो हम क्या यूज करते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट है। y डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। ठीक हो गया। लाइक हमने देखना है कि सेल डिपेंड कर रही है मार्केटिंग पे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी डिपेंड कर रही है क्वांटिटी मीन यूनिट पे, इन्वेस्टमेंट हमारी डिपेंड कर रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रही है किस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कितने से? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चेंज हो तो इन्वेस्टमेंट पे कितना फर्क पड़ेगा। तो भी हम क्या कर सकते हैं, पिछले कोई 10 सालों के रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट्स ले सकते हैं। एक्स वाई कॉलम बन जाएगा, वहाँ से हम बी फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, तो पता चल जाएगा जी कि एक इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा। क्या ख्याल है? यूनिट चेंज होने से प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज होगी, तो क्या करेंगे, कुछ 10 डिफरेंट यूनिट्स और प्रोडक्शन कॉस्ट हम ले लेंगे, एक्स वाई, वहाँ से बी फाइंड कर लेंगे, ए फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, तो पता चल जाएगा कि यूनिट में एक चेंज आने से प्रोडक्शन कॉस्ट पे कितना चेंज आएगा। और वो चेंज मेनली बता कौन रहा है? बी। मेनली वो चेंज कितना आएगा वाई में एक्स के चेंज होने से, वो कौन बता रहा होता है? बी। हाँ, वो बी एक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट होता है, वो बी एक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट होता है। क्या था फार्मूला बी का? n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समीशन एक्स स्केयर माइनस स्केयर ऑफ समीशन एक्स। एक आप क्या फार्मूला था? y बार माइनस बी एक्स बार, y बार माइनस बी एक्स बार। अब कहते हैं ये जो b है इसका कुछ और भी फार्मूला है, b का एक फार्मूला और भी है, b का एक फार्मूला और भी है, और वो क्या है? b इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x, covariance of xy divided by variance of x, covariance of xy divided by variance of x। covariance of xy को डिनोट किया जाता है किस चीज से? इससे, और वेरियंस ऑफ x को डिनोट किया जाता है इससे। ऐसी बात है, क्या ख्याल है? अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यही जो बी का ऊपर वाला पार्ट है, एज इट इज उठाओ n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1। इसे क्या फाइंड होगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये बात समझ आती है? वेरियंस ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? बी का जो नीचे वाला था पार्ट क्या था? n इंटू समीशन एक्स स्केयर माइनस स्केयर ऑफ समीशन एक्स डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1। ये बात समझ आती है? कल हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे हमने रिग्रेशन लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो बनाई थी। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमने कैलकुलेट किया था। क्या ख्याल है? उसका आंसर मुझे देंगे, क्या कैलकुलेट किया था आपने? y इज इक्वल टू
क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू 9100 प्लस 58.23 x। इसको हम यूं भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू 91 कि 9.1 प्लस 0.058 x। मेरे हम 1000 में ले जाएं इसको, क्या ख्याल है? हाँ, आज आपने यही क्वेश्चन समीशन x समीशन y आपके पास है, कल वाले क्वेश्चन में समीशन x y भी है, समीशन x स्क्वायर भी है, क्या ख्याल है? आप जरा b इस फार्मूला से कैलकुलेट करोगे और करके देखो क्या y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वही बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने पिछली क्लास में किया था उसी का सिर्फ आपने जो है वो b इस फार्मूला से मीन पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालोगे, फिर वेरियंस ऑफ एक्स निकालोगे, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ एक्स आपके पास b आएगा। तो आपने देखना है क्या b वही आ रहा है 58.23। हाँ, s बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, और उसका स्क्वायर क्या होता है? वेरियंस होता है, क्या ख्याल है? उसका स्क्वायर वेरियंस होता है। वेरियंस का अंडर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, वेरियंस का अंडर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाता है। ये ना 58.58 58.2 यही आ रहा है अभी, क्या कह रहा है? तो ए भी फिर यही आ जाएगा, मीन यही इक्वेशन इस फार्मूला से ही बन रही है। बस ज़रा चेक कर लें, सिर्फ ये चेक कर लें कि क्या इस फार्मूला से भी हमारा बी ए या वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी वही बन रही है अभी भी इस फार्मूला से भी। क्योंकि हमारी आई कैप बुक के अंदर उसने ये फार्मूला यूज़ किए हैं, इसलिए कोई बुक खोले तो परेशान ना हो जाए कि हो रहा है। जी, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। बात हमने बात की थी कि रिग्रेशन क्या बताती है कि दो वेरिएबल का आपस में डिपेंडेंस, कि x के चेंज होने से y में कितना चेंज आएगा, क्या ख्याल है? जो मेनली b बता रहा होता है, b सपोज 10 है, दिस मीन x में एक चेंज आने से y में 10 चेंज आएगा, क्या ख्याल है? b 58 है, दिस मीन x में एक चेंज आने से y 58 से चेंज होगा। हाँ, लेकिन ये जो बात है ये कितनी रिलायबल है? रिग्रेशन के थ्रू ये जो बात पता चली है कि x में a का चेंज आने से y में इतना चेंज आएगा, ये बात कितनी रिलायबल है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? कोरिलेशन पे। कोरिलेशन
कोरिलेशन क्या थी? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग मीन वेरिएबल की आपस में, ये दोनों जो वेरिएबल हैं इनकी आपस में बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, और वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आर स्क्वायर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। आर निकलेगा तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या ख्याल है? तो क्यों कैलकुलेट करना है? रिग्रेशन एनालिसिस की रिलायबिलिटी को जानने के लिए, रिग्रेशन एनालिसिस की रिलायबिलिटी को जानने के लिए। और सपोज आर स्क्वायर जो है वो हमने परसेंटेज में लेना होता है। सपोज आर स्क्वायर आ गया 0.9860, तो परसेंटेज में लेने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 98.6%। क्या ख्याल है? या आर स्क्वायर आ गया कितना 0.7520, तो क्या करेंगे 75.2%। या आर स्क्वायर आ गया सपोज 0.6103, तो क्या आ गया 61.03%। और ये आर स्क्वायर 100 के जितना करीब हो, परसेंटेज में 100 के जितना करीब हो, उतनी ही रिग्रेशन एनालिसिस की रिलायबिलिटी ज्यादा है। कल वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 में हमने क्या कहा था कि मार्केटिंग में एक चेंज करने से सेल 58 से चेंज होगी। लेकिन ये बात कितनी अच्छी है, ये परसेंटेज बताएगी कि अगर तो आर स्क्वायर मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 98.6% है, दिस मीन ये बहुत ज्यादा रिलायबल बात है। मीन 98.6% कंपनी की सेल्स मार्केटिंग पे डिपेंड कर रही है। जस्ट 1.4% अदर फैक्टर से इफेक्ट होती है। ठीक हो गया? इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे, उसमें आर स्क्वायर इतना आ गया। यस, बहुत अच्छी बात है ये कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। इंटरेस्ट रेट में 0.1 का चेंज आने से इन्वेस्टमेंट 58 से चेंज होती है। क्या ख्याल है? जस्ट 1.4% इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जिसे इफेक्ट होती है। 98.6% इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे ही डिपेंड करती है। नहीं, ये आया 61%, नहीं, जस्ट 61% इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट की वजह से चेंज होती है। बाकी 39% अदर फैक्टर्स की वजह से भी चेंज होती हैं। और अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मनी की सप्लाई हो सकती है, लोन की डिमांड हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होती है। क्या कहला? इंटरेस्ट रेट के अलावा और इन्वेस्टमेंट क्यों होगी? इकोनॉमी अच्छी चल रही तो इन्वेस्टमेंट होगी। क्या कहला? मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, लोन की डिमांड है तो इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर आर स्क्वायर ये आया तो यस, 98.6% इंटरेस्ट रेट की वजह से चेंज होती हैं, जस्ट 1.4% अदर फैक्टर की वजह से चेंज होती है। नहीं, 61 आ गया तो नहीं, जस्ट 61% इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट चेंज होती हैं, बाकी 39% अदर फैक्टर की वजह से इफेक्ट होती हैं। मीन ये रिग्रेशन एनालिसिस जो बता रहा है कि इंटरेस्ट में 1 का चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में 58 का चेंज आता है, ये इतनी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। बात समझ आती है? अब आर कैसे निकालना है? आर निकल आए तो हमारे पास निकल आएगा क्या? आर स्क्वायर। तो आर निकालने का हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यही वाला, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अगर आपने बी कैलकुलेट किया इस फार्मूला से तो आर निकल आएगा।
कोवेरियंस आपने वो जो लिया वही वहां पे ले लिया, क्या ख्याल है? वेरियंस ऑफ एक्स आपने फाइंड किया हुआ था, तो वेरियंस का क्या अंडर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो आपको एक वेरियंस ऑफ वाई फाइंड करना पड़ेगा, कैसे? n इंटू समीशन वाई स्केयर माइनस स्केयर ऑफ समीशन वाई ओवर n इंटू n माइनस वन। मीन अब आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम सिर्फ वाई स्केयर का बनाना पड़ेगा, और वेरियंस ऑफ वाई आएगा तो उसका अंडर रूट लेके क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्या ख्याल है? आ सकता है। इसी में देखिएगा, मुझे को वेरियंस ऑफ एक्स वाई बताइएगा आपने क्या कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में ही मुझे जरा को वेरियंस ऑफ एक्स वाई बताइएगा आपने क्या कैलकुलेट किया था। 43.6568 43.6568 यही फाइंड किया था, क्या ख्याल है? डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स आपने फाइंड किया है कितना? 749.72। तो उसका अंडर रूट ले लें, उसका अंडर रूट ले लें। 749.72 आपने फाइंड किया है ना वेरियंस ऑफ एक्स, तो उसका अंडर रूट ले लें। क्या हम फाइंड कर रहे हैं जी? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो क्या था वो अंडर रूट हम किसका ले रहे हैं? 749.72 का। कितना बना? 87.38, तो 27.38, तो 27.38 ये एक वैल्यू तो आ गई। दूसरी वैल्यू अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो उसके लिए एक वाई स्केयर का कॉलम बनाएं, वाई स्केयर का कॉलम बनाएं। समीशन वाई स्केयर बस मुझे देना है आपने। n इंटू समीशन वाई स्केयर माइनस स्केयर ऑफ समीशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन। वैल्यूज देनी है आपने मुझे। समीशन वाई आपने निकाला हुआ था, कितना था? 144,900 का स्केयर। ये वैल्यू बस आपने निकालनी है। n मेरे पास है कितना? 12 था। ये वैल्यू आपने मुझे देनी है, और नीचे शायद 132 ही आ रहा है। 12 इंटू 11, क्या ख्याल है? आर निकालने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का। समीशन वाई स्केयर कितना है? आर तो आप बता रहे हैं मुझे, समीशन वाई स्केयर बता दें कितना है। 179,770 12 इंटू 179,570। अब मुझे यहाँ से प्लीज़ बता दें ये वेरियंस ऑफ वाई कितना आ रहा है। वेरियंस ऑफ वाई मुझे कैलकुलेट करके दे दें प्लीज़। Variance of y minus 158897430 minus 158897430 minus 5 1588 430। इतनी बड़ी अमाउंट आ रही है, यही आ रही है -158897430। तो ये क्या है? वेरियंस ऑफ वाई। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इसका अंडर रूट। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बताइएगा क्या है?
कितना 12605 लेकिन माइनस का रूट नहीं होगा 12605 माइनस को इग्नोर कर देना 12605 तो ये 27.38 था या 27,380 था ये फिर 43.6568 था या 43.6568 था 46.6.8 इसको भी फिर पॉइंट में ले लो ना क्या बन जाएगा ये 12.6 बन जाएगा क्या ख्याल है तो आपके पास आर आ सकता है कितना आर देखिएगा कितना 0.1265 ये आर है हमें चाहिए होता है आर स्क्वायर हमें चाहिए होता है आर स्क्वायर तो क्या करो आर स्क्वायर देखो जी कितना है 0.1265 का स्क्वायर इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा कितना 1.6 1.6% आ रहा है 1.6% आ रहा है दोबारा चेक कर लें मुझे कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है आर ठीक निकला है आपका आर 0.1265 है उसका स्क्वायर लिया तो कितना आया 0.0016 आर का स्क्वायर लेने से 0.0016 आया उसको इंटू 100 किया तुम्हारे पास क्या आ गया 1.6% दिस मीन ये जो रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हमें पता चल रहा था इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है हाँ चलें अब यहाँ से मूव होके यहाँ से सिर्फ हमने कैलकुलेशन सीखनी थी आर की कैलकुलेशन आर स्क्वायर हमने कैसे निकालना आर निकल सकता है लेकिन आपने ऐसे निकालना है निकालने को तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन भी कैलकुलेटर से बन सकती है आपने ऐसे कैलकुलेट करना है अब यहाँ से मूव होके आप लोग आ जाएं एक क्वेश्चन की तरफ आ जाएं क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज क्वेश्चन नंबर 15 मिलता है क्वेश्चन 15 डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड इंटरप्रेट द कोफिशिएंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपने डिटरमाइन करनी है मीन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बनानी है और पार्ट बी डिटरमाइन द वेरिएशन आर स्क्वायर मीन आपने आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी आइडेंटिफाई कर जी क्वेश्चन 15 में एक्स वाई the interest rate in the economy has considerably increased. This can have a negative impact on demand by people for houses. In interest rate affect कर रहा है किस चीज को demand for houses को. In order to determine the exact effect, the economist has called data for the average mortgage rate and the number of housing starts in the country for the past 10 years. दिस डेटा इज शोन बिलो इंटरेस्ट रेट दे दिए पिछले 10 सालों के और नंबर ऑफ हाउसेज स्टार्ट मीन डिमांड फॉर हाउसेज दे दिया मीन इन्वेस्टमेंट एक तरह की घरों पे क्या ख्याल है तो एक्स इंटरेस्ट रेट है वाई आपका क्या है नंबर ऑफ हाउसेज है तो प्लीज मुझे ये फिगर बता देंगे समीशन एक्स कितना निकला है 82 आया है जी समीशन एक्स समीशन वाई 1540 समीशन एक्स वाई 12543 समीशन एक्स स्क्वायर 67.8 और समीशन वाई स्क्वायर 248400 ठीक हो गया और n हमारे पास 10 है तो हम आगे जी पहले b फाइंड करते हैं b के लिए हमें क्या चाहिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का ये फार्मूला है जिसमें हमारे पास जो है वो n है कितना 10
समीशन एक्स वाई हमने निकाल लिया कितना 12543 माइनस समीशन एक्स हमारे पास है 82 और इनटू हम करेंगे जी समीशन वाई 1540 डिवाइडेड बाय हम करेंगे जी n कितना था हमारे पास 10 इंटू 10 माइनस 1 मीन 9। तो यहाँ से प्लीज़ मुझे आंसर एक दे देंगे -9.44। सब एग्री कर रहे हैं? ओके उसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स की तरफ हम आए तो हमारे पास n 10 है, समीशन एक्स के हमारे पास 674.8 है माइनस समीशन एक्स है हमारे पास कितना 82 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस 9 10 इंटू 9 क्या था 90 आता है क्या कहला 90। इसका भी आंसर 0.2667 तो बी में हमने पुट किया जी ये -9.44 डिवाइडेड बाय 0.2667 तो क्या आ गया -35.39। तो ये हमारे पास आ गया बी। ए अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बन जाएगा। क्या कह रहा है? सो ए फाइंड करने के लिए हमने क्या किया जी a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार और y बार के लिए हमारे पास 1540 डिवाइडेड बाय 10 है माइनस b जो है हमारा ऑलरेडी माइनस में ही है तो हम प्लस कर देंगे। क्या कह रहा है? प्लस कर देंगे 35.39 इंटू एक्स बार के लिए हमारे पास क्या है 82 डिवाइडेड बाय 10 तो ए कितना आया? ए कितना आया? फोर 444.198 तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई y इज इक्वल टू 444.198 माइनस 35.39x। क्या कह रहा है? यही बनती है। किसी की डिफरेंस तो नहीं आ रही, किसी की वैल्यू डिफरेंट आ रही हो? कंफर्म है? लॉक कर दूं? चलें जी, ये हमारे पास बन गई जी रिग्रेशन लाइन। अब हमें फाइंड करना है क्या आर स्क्वायर्ड। तो उसके लिए हमें पहले आर निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या कहला है? और आर जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस तो हमारे पास है कितना -9.44। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं इसका अगर हम अंडर रूट ले लें। क्या ख्याल है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के लिए अंडर रूट ऑफ 0.2667 तो क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 0.516। सो 0.516 इंटू अब हमें लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो उसके लिए हमें पहले वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? और वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है n हमारे पास 10 है, समीशन वाई स्क्वायर हमने निकाला हुआ है 248400 माइनस समीशन वाई भी हमारे पास है 1540 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास 90 है। तो ये कितना आता है 1248.88 और इसका अब अंडर रूट ले लें 35.33। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया 35.33। सो 35.33 यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आर आ जाएगा। कितना आता है आर बताइएगा मुझे। -0.52 -0.52 आर स्केल लिया जा सकता है।
-0.52 का स्केयर इंटू फिर 100 कर देना तो परसेंटेज में आ जाएगा 26.75 26.75%। जी क्या ख्याल है, कैलकुलेट किया जा सकता है? इसके लिए आपने पार्ट सी के लिए ना इसके नीचे आधा पेज खाली छोड़ देना है अपना, जहाँ पे आंसर कैलकुलेट किया ना, हाफ पेज पार्ट सी के लिए खाली छोड़ देना। पार्ट सी हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके बाद इसके पार्ट सी में आएंगे। उसका कैलकुलेशन वाला मेन काम जिस क्वेश्चन का था वो हमने कर लिया, ठीक हो गया, ताकि आगे फिर हाइपोथेसिस पढ़ के सिर्फ हमने क्या करना है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है पार्ट सी पे। इस तरह से हमें एक और क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा अगर, क्वेश्चन नंबर 16 Question number 16. The store manager wants to determine the number of cold drinks to have in stock on daily basis. Amongst other things, she was interested in knowing how the temperature affected the sale of cold drink. टेम्परेचर पे सेल डिपेंड कर रही है, क्या ख्याल है? ऐसी बात है, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ज़्यादा होगी, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल कम होगी, टेम्परेचर अप जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ज़्यादा होगी। Accordingly, she recorded the temperature and the number of cold drinks sold every day in a sample of 10 days. तो टेम्परेचर ले लिया उसने और नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए। टेम्परेचर y है x है, टेम्परेचर y है x है, x है और नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स y है जो उस पर डिपेंड कर रही है, क्या कह रहा है? डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट और उसके बाद आर स्केयर आपको फाइंड करना है। गुड लक एवरीबॉडी, ज़रा मुझे फिगर दीजिएगा बस आप। अभी 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 करके उठेंगे ना, क्या हो गया है, अभी करके जाएंगे। तो एक जो औखी फिगर है वो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ 10। जो फिगर निकलती जाए मुझे बताते भी जाइएगा। 805 आ गया जी समीशन एक्स। 214275 65239 574
3255 793, इतनी बड़ी फिगर 5743255 793 XY 179 179 987 17924 और n हमारे पास 10 है। क्या ख्याल है? तो फिर चलें आगे, गेम ऑन करें। सो n हमारे पास 10 है, समीशन एक्स वाई हमारे पास है जी 17924,987 माइनस समीशन एक्स है जी हमारे पास कितना 805 इंटू समीशन वाई है 214275 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 90 10 माइनस 9 10 इंटू 9 10 इंटू 9 ओके जी, इसकी वैल्यू आपने मुझे देनी है। और उसके बाद 10 इंटू समीशन एक्स के है हमारे पास 65239 माइनस 805 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 वेरिएंस 48.5। इसका हम स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। क्या कहला है? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आ जाएगा कितना 6.96। ठीक हो गया। सो ये वैल्यू को वेरिएंस की मुझे बताइए 75094। तो बी हमारे पास निकल सकता है 7975094 डिवाइडेड बाय वेरिएंस था हमारे पास 48.5। तो व्हाट इज बी? वेरिएंस इधर पुट करना ना 1548.33। तो ए फाइंड कर दें, ज़रा ए फाइंड कर दें। वाई बार हमारे पास आ जाएगा जी 805 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1548.33 इंटू एक्स बार है हमारे पास, नहीं वाई बार तो हमारे पास कुछ और है 214275 और ये बनेगा 805 डिवाइडेड बाई 10। व्हाट इज ए? What is A? Minus 103,213 माइनस 103,213 यही है। तो y इज इक्वल टू माइनस 103,213 प्लस 1548.33x। इक्वेशन बन गई। अब आर की तरफ चलें, आर की तरफ चलें। क्या कह रहा है? आर की तरफ चलें तो एक वैल्यू तो हमने ये कोवेरिएंस फाइंड कर लिया हुआ है कितना 75094। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स भी हमने फाइंड कर लिया है 6.96। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम चलेंगे जी यहाँ पे 10 इंटू समीशन वाई स्केयर है हमारे पास लंबी चौड़ी फिगर 57432 माइनस स्केयर ऑफ समीशन वाई। समीशन वाई था हमारे पास 214275 उसका स्केयर डिवाइडेड बाय 90। तुम्हारे पास आएगा यहाँ से वेरिएंस ऑफ वाई 127986। इसका हम लेंगे अंडर रूट कितना, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आगे कुछ और भी है 470। तो इसका अंडर रूट लेंगे समीशन ऑफ वाई कितना आया 1131
313, तो 11313 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तुम्हारे पास आर आ गया कितना 0.95, क्या कहलाए, तो 0.95 का स्केयर लो इंटू 100 करो तो आपके पास परसेंटेज में आर स्केयर आ जाएगा 90.96%, 90.96%। जी, इसके नीचे भी आपने हाफ पेज ब्लैंक छोड़ देना है। मीन क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी किए हैं 15 और 16, इनके नीचे हाफ पेज आपने ब्लैंक छोड़ देना है। मीन इसमें जो कैलकुलेशन वाला काम था, टाइम कंज्यूमिंग काम था, वो आज के लेक्चर में हमने कर लिया, ताकि नेक्स्ट में हम हाइपोथेसिस पढ़ के सिर्फ इसके ऊपर हाइपोथेसिस वाला काम करेंगे। ठीक हो गया, ये फिगर्स मुझे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए होंगी। सो आज बस इतना ही, मीन वही कल वाली चीज़ों को ही आज हमने थोड़ा सा और आगे खोला है। कुछ हमने बी के नए फार्मूलाज पढ़े हैं, आर स्केयर कैलकुलेट करना आज सीखा है हमने। पीछे रह गए हमारे पास कोई 2 टॉपिक और, हाइपोथेसिस और काई स्केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।